हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आगे के प्रोविजंस के बारे में समझेंगे और जानेंगे, और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं या है उसको हम आज की क्लास में आगे देखेंगे। तो इसके पहले आई अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू कि इतने दिन तक मैंने क्लासेस नहीं बनाई क्योंकि मेरे घर में मतलब दादी की तबीयत ख़राब हो गई थी, हेल्थ इश्यूज हो गए थे उनको, तो जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो इसके लिए आई एम सॉरी कि इतना लेट हो गया वीडियोस बनाने में। एंड आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अब मतलब बिना किसी देरी के हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और मतलब मैं ट्राई करूँगी कि और ये ज़्यादा डिले ना हो, मतलब टाइम टू टाइम क्लासेस आती रहे। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है मैंने न्यूसेंस तक पिछली क्लासेस में करा दिया था, यानी सेक्शन 152 से ये सारी चीज़ें हो गई थी हमारी। आज हमको स्टार्ट करना है हमारे 163, यानी जिसको हम सेक्शन 144 सीआरपीसी में पढ़ते थे। और ये एक बहुत ही जाना माना हमारा सेक्शन है ना, हम जानते ही हैं इसको। नॉर्मली लैंग्वेज में आचार संहिता के नाम से जाना जाता है, और ये हम नॉर्मली भी एज अ मतलब यूज़ करते हैं, नॉर्मली एज अ लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि हाँ इलेक्शन होने वाला है तो हमारे स्टेट में या हमारे एरिया में आचार संहिता लग गया है, जिससे क्या होता है कि मतलब 5 लोगों से ज़्यादा एक अनलॉफुल असेंबली नहीं बन सकती है, या ज़्यादा भीड़ भाड़ वहाँ पे सिचुएशंस नहीं हो सकती हैं। और पुलिस की या सीआरपीएफ की तगड़ी निगरानी रहती है कि ऐसा कुछ ना हो जो कि पब्लिक के अगेंस्ट हो, यानी दंगा फसाद जैसी चीज़ें यहाँ पे ना हो। तो इस चीज़ को ही हम सेक्शन 163 बी एनएचएस में पढ़ेंगे। और इसके लिए पहले सेक्शन कौन सा फेमस था, मतलब फेमस क्या था, पहले सेक्शन था 144 यानी 144 ऑफ द सीआरपीसी, हम इसके नाम से पढ़ते थे। तो 163 जो है ठीक है, डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो इस सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि हमारा BNSS है क्या, उसके बाद हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एज वी ऑल नो कि जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये एक नया लॉ है जो कि सीआरपीसी को रिपील करके लाया गया है। सीआरपीसी हमारा 1973 का था, उसको रिपील करके हमारा BNSS लाया गया उसके स्थान पे। हालांकि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन वही है कि कुछ टाइम पीरियड चेंज किए गए हैं या कुछ ऐसी नई चीज़ें जोड़ी गई हैं जो कि आज के टाइम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है हमारा 1 जुलाई 2024। ये हमको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है और देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है ना कि इन्फोर्समेंट कब हुआ था, 1 जुलाई 2024 को। और अगर ये पूछा जाए कि ये इलेक्टमेंट कब हुआ था, तो वो हुआ था हमारा 25 दिसंबर 2023। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके अलावा अभी तक हमने से कम आई थिंक 7 से 8 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया है, समझाया है कि क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जो कि हमको एक बैराग से पढ़ना चाहिए। क्योंकि भाई 528 सेक्शंस है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा 528 पढ़ के बैठ जाएं, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है आई थिंक। अगर हम हाँ 15 20 30 साल बाद अगर हम ये कह सकें कि हमको 528 सेक्शन पूरे के पूरे याद है, तो वो अलग बात हो सकती है। लेकिन अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम पास आ रहा है और 2-3 महीने हैं हमारे पास, उसी में हमको सारे नया लॉ तैयार करना है, पुराने वाले भी तैयार करने हैं। तो अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि हमको एक एक सेक्शंस हमारा तैयार होना चाहिए। तो आई थिंक हमको न्यू लॉ में जो इम्पॉर्टेंट है, जो इसमें चेंजेस किए गए हैं और जो नया ऐड किया गया है, उस पर ज़्यादा इसमें फोकस करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं इसमें आपको चीज़ें बताती रहूँगी, और आई होप कि ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल हो, बहुत ज़्यादा आपको इससे कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ इससे प्रॉफिट हो आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी पढ़ाई। ठीक है, तो हम आ गए हैं सेक्शन नंबर 163, जो कि पहले था हमारा 144, जिसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आचार संहिता। ये बोलता है पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस। ठीक है, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, यानी यहाँ पे बात की जा रही है एक ऑर्डर को इशू करने की, जो कि कब इशू किया जाएगा, जब कोई न्यूसेंस का केस हो उस एरिया में,
या फिर कोई एप्रीहेंडेड डेंजर हो, यानी एप्रीहेंशन का मतलब कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ दंगा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ राइट हो जाएंगे या कुछ अनलॉफुल असेंबली जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर सकती है, पब्लिक को हार्म कर सकती है, ऐसा एप्रीहेंशन हो रहा है कि हाँ यहाँ पे ऐसी चीज़ें घटित हो सकती हैं। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या तो उस एरिया में अगर ये दोनों फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों वहाँ पे एट रिसेंट अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उनके अलावा जो उनके सब ऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनको भी ये पावर दी गई है कि आप एक ऑर्डर यहाँ पे इशू कर सकते हैं इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, यानी इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे आप एक ऑर्डर इशू कर सकते हैं। वही ऑर्डर क्या होता है, आचार संहिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये होता है एक बाई रिटन, यानी एक रिटन ऑर्डर होगा स्टेटिंग द मटेरियल फैक्ट, उसमें मटेरियल फैक्ट लिखा होगा जो रिटन ऑर्डर होगा कि मतलब वी थिंक यहाँ पे ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे क्राइम्स होते आए हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है या कुछ भी मान लो, कई बार क्या होता है कि कोई पॉलिटिशियन आने वाले होते हैं वहाँ पे एरिया में, तो ये होता है कि भाई पॉलिटिशियन आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे क्या कहते हैं प्रिवेंट करने के लिए ऑर्डर इशू किया जाता है। तो ये हो गया हमारा 163, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है याद करने वाली वो क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यहाँ पे एक स्पेशल पावर दी गई है बाय द स्टेट गवर्नमेंट कि अगर आपको ऐसा लगता है कि या अगर आपके पास ऐसा सफिशिएंट ग्राउंड है कि ऐसा कुछ घटित हो सकता है यहाँ पे जो कि डेंजर होगा फॉर द पब्लिक पॉलिसी, फॉर द पब्लिक पर्सन या पब्लिक प्रॉपर्टी, तो आप ऑर्डर इशू कर सकते हैं। और वहाँ पे इस ऑर्डर में क्या होगा, कई सारे यहाँ पे कंडीशंस लगाए जाते हैं, लाइक अनलॉफुल असेंबली नहीं बन सकती है, एक साथ 5 लोग खड़े होकर वहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं, वेपन नहीं रख सकते हैं, अगर आपके पास लाइसेंसी वेपन है तो आप उसको शो करिए पुलिस ऑफिसर को कि हाँ ये मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास ये गन है या ये है, वो सारे लिखा पढ़ी यहाँ पे होता है कि अगर कल को कुछ भी हो जाए तो उसमें आप अपनी बचाव कर सकें और ये दिखा सकें कि भाई मैंने तो सारा काम मतलब लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही किया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 163। अब इसका जो दूसरा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये कितने महीनों तक के लिए इन्फोर्स रह सकता है। तो यहाँ पे नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 मंथ, ठीक है। यानी कोई भी ऑर्डर जो कि अंडर सेक्शन 63 यहाँ पे इशू किया जा रहा है वो मैक्सिमम 2 महीने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। अब मान लो 2 महीने के बाद भी वहाँ पे सेम चीज़ें मतलब वैसे की वैसी हैं, कोई सुधार नहीं हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आजकल हम मणिपुर में ये चीज़ें देख रहे हैं। तो मणिपुर आपको पता ही होगा, वहाँ पे आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं, है ना, कम्युनिटी को लेके या वहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं उनको लेके। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जा रही है कि भाई 2 महीने भी यहाँ पे कम पड़ रहे हैं उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, तो यहाँ पे 6 महीने का और पीरियड वहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। किसके लिए, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन देना पड़ेगा किसको, डायरेक्शन लेना पड़ेगा किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक। यानी प्रोवाइडेड दैट इफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर, यानी स्टेट गवर्नमेंट अगर कहता है कि डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी, ये सब को प्रिवेंट करना है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ बहुत ज़्यादा डेंजर में है और ये सब चीज़ें 2 महीने के अंदर नहीं सुटेबल हो पा रही हैं, तो आप 6 महीने के लिए और यहाँ पे ऐसा मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दो। तो ये हो गया हमारा 163। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, आई थिंक हमारे प्री के लिए तो इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही पूछा जाता है। इसके अलावा बाकी अगर देखना चाहें तो आपको मधुलिमाया का केस इसमें मिल जाएगा, है ना, आप उसको मेंस के पर्पज से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 164 जो बात करता है प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। तो यहाँ पे लैंड और वाटर की बात की जा रही है कि प्रोसीजर बताया जा रहा है कि मान लो कोई डिस्प्यूट होता है किसी ज़मीन को लेके या पानी को लेके, आए दिन हमारे यहाँ पानी को लेके होता रहता है ना, पानी को लेके होता रहता है, नालियों को लेके होता रहता है हमारे पड़ोस अड़ोस में। तो
ऐसे सिचुएशन में उसका जो प्रोसीजर होगा या वो जो मतलब उसको जो सही करने के लिए किसके पास पावर दी गई है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। यानी ब्रीच ऑफ पीस अगर यहाँ पे हो रहा है तो कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पे क्या कहते हैं रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को कि भाई आप देखिए यहाँ का सारा सामान जो है मतलब क्या काम धाम है, यहाँ पे बाउंड्रीज क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप उसको सुटेबल करिए। बस इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इतना। और बस देखो भाई है तो इतना बड़ा, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो बस इंडेक्स से पूछा जाता है और कुछ नहीं। और पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि इसका पावर किसके पास है या इसमें कौन सी अथॉरिटी दी हुई है, तो वो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की इसमें ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं 165, ये भी इंडेक्स बेस पे पूछा जाता है, यानी पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर। तो यहाँ पे जो जिस मामले में डिस्प्यूट अराइज हुआ है, फॉर एग्जांपल लैंड के मामले में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो उसको अटैच करने की पावर यहाँ पे दी हुई है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन पे ये अटैच भी किया जा सकता है। और यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को देखभाल करने के लिए यहाँ पे एक रिसीवर भी अपॉइंट किया जा सकता है। अब रिसीवर हमारा कहाँ दिया हुआ है, तो इसके लिए हमको ऑर्डर 40 जाना पड़ेगा हमारे CPC में। ठीक है, रिसीवर वही होता है, कोर्ट ऑफ द ऑफिसर होता है या ये, और ये किसी भी प्रॉपर्टी को मतलब प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है एज अ देख रेख करने के लिए, एज अ कस्टोडियल इसको मान सकते हैं कि आप जब तक ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि भाई डिस्प्यूटेड है तो इसको ना तो प्लेन को दिया जा सकता है ना तो डिफेंडेंट को दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है ना कि प्रॉपर्टी किसकी है। तो ऐसी कंडीशन में जो रिसीवर होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी का देखभाल करते हैं कि जब तक ये प्रॉपर्टी मतलब डिसीजन नहीं आ जाता है या जब तक पता नहीं चल जाता है कि प्रॉपर्टी आखिर है किसकी, तो तब तक भाई जो रिसीवर होते हैं वो इसका देखभाल करते हैं। तो ये भी इंडेक्स बेस पे ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 166 जो बात करता है डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट टू यूज़ ऑफ लैंड एंड वाटर। तो यहाँ पे राइट टू यूज़ ऑफ लैंड एंड वाटर की बात की जा रही है, तो सेम वही चीज़ ये भी इंडेक्स बेस पे इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा यहाँ पे अथॉरिटी कौन दी गई है, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो हम एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमारे सेक्शन 164 से लेके 167 तक यहाँ पे जो अथॉरिटी 166 तक जो अथॉरिटी दी हुई है वो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में बहुत सारे मजिस्ट्रेट आते हैं, लाइक सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, DM, SDM, इसके जो सब ऑर्डिनेट होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 167 जो बात करता है लोकल इंक्वायरी के बारे में। तो इसमें अथॉरिटी हमारी बताई गई है DM और SDM। तो लोकल इंक्वायरी इज़ नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 164 और 65। वही चीज़ जो ज़मीन और जायदाद को लेकर या जो पानी को लेकर जो यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो डिस्प्यूट हो रहे हैं, उसका लोकल उसको भाई ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान आया कि ये मेरी ज़मीन है बस ठीक है ले जाओ अपनी ज़मीन, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो एक लोकल इंक्वायरी करेंगे कि हाँ ये बंदा ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो ये इस चीज़ का जो पावर है वो किसको दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या तो SDM यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सब ऑर्डिनेट टू हिम टू मेक इंक्वायरी। मतलब वो अपने जो उनके सब ऑर्डिनेट होंगे जो उनसे मतलब लोअर उसके रैंक के होंगे, उनको बोलेंगे कि भाई आप जाके यहाँ पे इंक्वायरी करिए कि ये जो इंसान बोल रहा है वो सच बोल रहा है या इसका ग्राउंड लेवल की सच्चाई क्या है, उस हिसाब से फिर आगे काम होगा। तो जाहिर मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में कि 167 BNSS और हमारा जो CRPC का 148 था वो हमारे लोकल इंक्वायरी के बारे में बात करते हैं। और ये इंडेक्स बेस पे आता है और इसमें जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो होती है हमारी DM और SDM जो कि अपने सब ऑर्डिनेट को डिप्यूट करती हैं कि आप जाके एक इंक्वायरी करिए ताकि ये पता लग सके कि प्रॉपर्टी किसकी है और इसी बिहाफ पे यहाँ पे डिसीजन भी हो सके। अब द रिपोर्ट ऑफ द पर्सन सो डिप्यूटेड मे रीड एज एविडेंस। ठीक है, मतलब जो रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट देंगे वो एज अ एविडेंस यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो गया, चैप्टर नंबर 11 ख़त्म हो गया है।
तो हम फटाफट से इसको निपटाते हैं क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा लंबा खिंच रहा है आई थिंक। तो चैप्टर नंबर 12 यहाँ पे बात कर रहा है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। तो प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब वही चीज़ कि किसी भी कांड को होने से पहले इसको प्रिवेंट कर लेना, है ना। तो पुलिस की यहाँ पे पावर दी गई है, पुलिस की पावर्स को बताई गई है कि वो उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं और वो किस कब एक एक्शन ले सकते हैं जो कि एक प्रिवेंटिव नेचर का हो सकता है। तो सेक्शन 168 से लेकर हमारा 172 तक यही बातें करता है। तो 168 यहाँ पे बात कर रहा है पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। एवरी पुलिस ऑफिसर में इंटरपोज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग, ठीक है, पर्पस यहाँ पे प्रिवेंट करना है, एंड शैल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा पुलिस को ये पावर दे दी गई है या उनकी ये ड्यूटी बता दी गई है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस यहाँ पे घटित होने वाला है, ठीक है, इन द फ्यूचर अगर कोई कॉग्निजेबल यहाँ पे घटित होने वाला है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्पिरेसी कोई कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई षड्यंत्र रच रहा है, किसी प्रकार का ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है, कोई स्कैम हो रहा है या होने वाला है, ठीक है, तो इस टाइप का अगर पुलिस ऑफिसर को कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। अब कुछ भी कर सकते हैं तो अब कुछ भी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक सर्च कर सकते हैं या उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। कॉग्निजेबल में तो हम ये भी जानते हैं कि अरेस्ट भी हो सकता है इंसान। इसके अलावा वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा वो किसी भी पर्सन से पूछताछ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं अंडर सेक्शन 168 फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर सेक्शन 168 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रिवेंट करना, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करना। तो फिर आते हैं 169 जो बात करता है इंफॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है। एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन of design to commit any cognizable offense shall communicate such information to the police officer to whom he is subordinate or to any officer whose duty it is to prevent or take cognizance। तो इसमें भी वही चीज़ें बताई गई हैं कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को यहाँ पे डिज़ाइन किया जा रहा है या कोई भी कॉग्निजेबल यहाँ पे होने वाला है, ऐसा क्या कहते हैं, किसी भी पुलिस ऑफिसर को अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो तुरंत ये जाके कम्युनिकेट करेंगे किससे, जो उनके अपर होंगे, यानी जिनके वो सब ऑर्डिनेट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई मतलब कांस्टेबल है, ठीक है, तो वो जाके एसआई से करेंगे इस टाइप का कि सब ऑर्डिनेट हैं, तो वो अपने अपर रैंक के जो ऑफिसर्स होंगे उनको ये चीज़ें बताएंगे कि हमारे पास ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है, या तो उनको बताएंगे जिनके अंडर में वो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए या जो उस चीज़ के लिए कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब यहाँ पे टेक कॉग्निजेंस है, तो कॉग्निजेंस में हमारा यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी आ जाता है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 170 जो बात करता है अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब देखो यहाँ पे भाई प्रिवेंशन है, ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऐसा होने वाला है। अब यहाँ पे जब किसी को इन्फॉर्मेशन मिल गई है और वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन मिली है, फॉर एग्जांपल टेररिज्म यहाँ पे होने वाला है, कोई टेररिस्ट एक्ट यहाँ पे होने वाला है, और पुलिस ऑफिसर को ऐसा मिला कि भाई फलाने जगह पे बम आज ब्लास्ट होने वाला है और ये इंसान है इस जगह पे बैठ के ये उस चीज़ को पूरा मतलब हर चीज़ को देख रेख कर रहा है। तो अगर ऐसी चीज़ें पुलिस ऑफिसर के सामने आएंगी तो जाहिर सी बात है कि पुलिस ऑफिसर को ये पावर्स दी गई हैं कि वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड अरेस्ट करेंगे और उसको मजिस्ट्रेट के सामने सबसे पहली बात तो वहाँ पे वारंट की इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे सेक्शन 41 आई थिंक CRPC याद आ रहा है, मतलब जहाँ पे पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट क्या कहते हैं उनको किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, तो कॉग्निजेबल में कर सकते हैं, ऐसा हमको पता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड अगर कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलता है तो इस चीज़ के लिए विदाउट वारंट उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है बाय द पुलिस ऑफिसर। और यहाँ पे ये बताया गया है कि उस ऑफिसर को 24 घंटे के अंदर
मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, यानी उनको डिटेन नहीं किया जा सकता है। ये सिंपल बात है, ये हम पहले से ही जानते हैं। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 171 जो बात करता है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी से बचाने के लिए कुछ जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो पुलिस ऑफिसर को बताए गए हैं कि मतलब पुलिस ऑफिसर यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं अपनी अथॉरिटी में रहते हुए, ताकि किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी मूवेबल हो इमूवेबल हो उनको किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। मतलब अब प्रिवेंट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जो अंडर लॉ हो। ऐसा नहीं है कि प्रिवेंट करने के लिए वो किसी को मार दे जबरदस्ती, ऐसा नहीं है। जितना उनके अंडर में अथॉरिटी में है उतना ही वो अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो अल्ट्रा वायरस नहीं जा सकते, यानी बियॉन्ड द पावर वो अपनी पावर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर आ गया सेक्शन नंबर 172 जो बात करता है पर्सन्स बाउंड टू कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस। तो यहाँ पे पर्सन जो है बाउंड होता है पुलिस के डायरेक्शन से, यानी जो पुलिस यहाँ पे लॉफुल डायरेक्शंस दिया होगा किसी भी पर्सन को, वो इस चीज़ से बाउंड होगा कि अपनी ड्यूटी निभाए। यानी पुलिस ऑफिसर ने बोला है कि ये करना है भाई तुमको, तो आपको करना है, क्योंकि वो अपने ड्यूटी के अंडर में रहते हुए आपको डायरेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया ये सेक्शन 172। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक न्यूली एडेड है, ये हमारा CRPC में नहीं था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले तो ये इंडेक्स बेस पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्सन बाउंड टू कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस कहाँ दिया गया है, तो हमारा 172 में दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोलता है कि ऑल पर्सन शैल बी बाउंड टू कन्फर्म टू द लॉफुल डायरेक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर गिवन टू इन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ हिज ड्यूटी। यानी अपने ड्यूटी को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी डायरेक्शन अगर पुलिस ऑफिसर आपको दे रहा है तो आप उस चीज़ के लिए बाउंड हैं कि आप उसको माने। तो ये सेक्शन 172 में दिया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप पुलिस ऑफिसर में डिटेन और रिमूव एनी पर्सन रेजिस्टिंग, रिफ्यूजिंग, इग्नोरिंग और डिसरिगार्डिंग टू कंफर्म द एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिम। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को ये पावर भी दी गई है कि वो डिटेन कर सकते हैं, उस पर्सन को रेजिस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं किसी पर्सन को। किस लिए? क्योंकि उस पर्सन ने रेजिस्ट किया है, रिफ्यूज़ किया है, इग्नोर किया है या डिसरिगार्ड किया है किसको, जो डायरेक्शन पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसको दी गई थी। यानी भाई आपको डायरेक्शन मिला, आपने रिफ्यूज़ किया, आपने इग्नोर किया, तो वो आपको डिटेन कर सकते हैं। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। अब यहाँ पे 24 घंटे का वही बैरियर लगा दिया गया है कि अगर पहली बात तो अगर किसी को ऐसे अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना होता है। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पे पेटी केसेस के बारे में बोला जा रहा है कि इन पेटी केसेस रिलीज हिम एज सुन एज पॉसिबल विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स। यानी यहाँ पे अगर कोई पेटी केस है तो यहाँ पे ये इंश्योर किया जाएगा कि आप उसको 24 घंटे के अंदर उसको रिलीज कर दें। अब ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट। अब आते हैं चैप्टर नंबर 13 जो बात करता है इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। तो सीधा सा ये जो हमारा पूरा चैप्टर नंबर 13 है ये हमारा इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बात करता है कि पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन से लेके उनका जो इन्वेस्टिगेशन तक का पावर होता है, जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमको इस चैप्टर में आना चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 173 जो बात करता है इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। तो भाई ये सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है ना। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा 154 जो हमारा CRPC का था उसको हम FIR के नाम से जानते थे। हालांकि उसमें FIR के बारे में ऐसा कुछ दिया नहीं था, FIR की उसमें डेफिनेशन नहीं दी हुई थी। इसमें बस इतना बताया गया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सेक्शन 154 में दिया जाएगा, तो उसी को हमने FIR बोला था। तो अब वही सेम टू सेम हमारा 173 में आया है। यानी अगर अब कोई पूछेगा कि FIR कहाँ दर्ज होती है तो FIR कहाँ होती है 173 में। तो पहली बात तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमेशा के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही होता है। तो 173 इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी की गई हैं, ठीक है, नई चीज़ें ऐड की गई हैं, कुछ चीज़ें इसमें ओमिट भी की गई हैं, यानी कुछ चीज़ें इसमें से हटाई भी गई हैं। तो उन चीज़ों को भी अब हम फटाफट जानते हैं। तो सबसे पहले तो एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन
every information relating to the commission of cognizable offense irrespective of the area, ये यहाँ पे न्यूली एडेड है। आई होप कि आपको शो हो रहा हो, दिख रहा हो। irrespective of the area where the offence is committed may be given orally or electronic communication to an officer in charge of police station and is given by। तो अब देखो, सबसे पहला यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो होता है irrespective of area। तो ये हमारे सीआरपीसी में नहीं दिया हुआ था। सीआरपीसी में ये चीज़ें नहीं दी हुई थी, तो ये काफ़ी एक डिस्प्यूट इसको मान सकते हैं हम, एक लैक हम मान सकते हैं सीआरपीसी में कि हम जानते थे कि 0 FIR, ठीक है। इसी मतलब अगर ये वर्ड होता तो शायद हमको 0 FIR की ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन ये वर्ड नहीं था तो इसलिए हमको 0 FIR का वर्ड मतलब ढूंढना पड़ा। 0 FIR का मतलब होता है कि अगर मतलब ऑफेंस कहीं और हुआ है और इंसान कहीं और FIR उसकी दर्ज करवा रहा है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी पुलिस स्टेशन उसको मना नहीं कर सकता है कि भाई तुम्हारा तो दिल्ली में मर्डर हुआ था, मर्डर नहीं, मान लो तुम्हारा तो दिल्ली में कोई सामान चोरी हुआ था तो तुम यहाँ आके लखनऊ में क्यों करवा रहे हो। तो ऐसा नहीं है। आप FIR अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, तो आप उसको नोट करेंगे। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, ठीक है, FIR के चलते। तो ये हम पहले 0 FIR के नाम से जानते थे, लेकिन अब 0 FIR को ही हम सेक्शन 173 में ऐड कर दिए हैं बाय द नेम ऑफ इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। अब यहाँ पे इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया का मतलब हो गया है कि एरिया का यहाँ कोई मतलब ही नहीं रह गया है। कहीं भी क्राइम हो रहा हो, अगर इंफॉर्मेशन आपके पुलिस स्टेशन तक आई है तो ये एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो इस चीज़ को अपने डायरी में नोट करे, यानी वो FIR यहाँ पे लॉन्च करे। ये हो गया हमारा, इसका जो पहला चेंज है हमारा सेक्शन 174 में, वो चीज़ें। अब आते हैं यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे क्या बताया गया है कि ओरली होना चाहिए या तो बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब ओरली का मतलब है कि भाई जाहिर सी बात है, इंसान बताएगा जाके पुलिस स्टेशन में कि मेरे साथ ये हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन, कभी कभी हम इस बात को सुनते हैं, या फिर कोई फ़ोन कॉल से अगर कोई भी यहाँ पे FIR दे रहा है, यानी 100 नंबर डायल करके यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई मेरे बगल में ये हो गया है, मेरे घर में चोरी हो गई है। तो अगर वो मतलब मोबाइल फ़ोन यहाँ पे, या आजकल बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल भी चल गए हैं जिसमें हम FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो अगर इस टाइप का भी यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है तो वो भी एज अ FIR यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा बाय द पुलिस ऑफिसर। अब यहाँ पे इफ इज गिवन ओरली इट शैल बी रिड्यूस इन राइटिंग बाय हिम। अगर यहाँ पे ओरली दिया जा रहा है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ओरली दिया जाएगा तो सामने अपने द्वारा उसको लिखा भी जाएगा, है ना, कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा कहा है, मैं इसकी पूरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैंने ही ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दर्ज करवाई है। अगर कोई इंसान यहाँ पे ओरली दे रहा है, और ये जो यहाँ पे लिखित होगा ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा, यानी यहाँ पे शैल मैंडेटरी है कि जो लिखा गया है आप उस व्यक्ति को, जो इन्फॉर्मेंट है, जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको पढ़ के यहाँ पे सुनाओ कि भाई आपने ये बोला, हमने ये लिखा, और आप देख लीजिए सही है या गलत है। तो ये चीज़ें हो गई भाई ओरली में। अब यहाँ पे सेकंड क्या बोल रहा है, और साइन भी होता है, मतलब जो भी पुलिस स्टेशन में जाएगा वर्चुअली उनका यहाँ पे सिग्नेचर भी होता है कि आप यहाँ पे सिग्नेचर करिए, ठीक है। अब यहाँ पे बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसा कि ये न्यूली एडेड है, तो बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में तो तुरंत का मामला होता है ना, फ़ोन करके तुरंत बता दिया कि हमारे यहाँ ये हुआ। अब बता तो दिया आपने, और वो चीज़ें वहाँ पे पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड भी हो गई है, लेकिन यहाँ पे अब एक पर्सन की ड्यूटी हो गई है कि अगर वो चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड हुई है तो आपको 3 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पे साइन करके आना है, उस रिकॉर्ड पे साइन करके आना है कि हाँ मैंने ही ये क्रिप्टिक नहीं, हाँ मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट किया था और यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्म दिया था। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 173 का सेक्शन 1 का क्लॉज 2, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे 3 days इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूली एडेड है। अब आते हैं प्रोवाइजो पे। तो प्रोवाइजो पे दैट इफ इंफॉर्मेंट इज गिवन बाय अ वुमेन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस, तो वही चीज़ कि अगर यहाँ पे वुमेन के अगेंस्ट कोई यहाँ पे ऑफेंस हुआ है, फॉर एग्जांपल रेप हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है,
ऐसा कोई भी केस जो कि वुमेन के अगेंस्ट होता है, तो ये इंश्योर किया जाएगा कि उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्डेड किसके द्वारा हो, किसी वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही उनका रिकॉर्ड किया जाए। तो ये पहले भी था हमारा, अभी भी है। इसके अलावा ये भी हमारा ओल्ड ही है कि जो टेम्परेली या परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल होते हैं पर्सन, अगर उनको किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन देना है तो ऐसे कंडीशन जो पुलिस ऑफिसर होंगे वो उनके रेजिडेंस में ही आके वो एफआईआर लॉन्च करते हैं, यानी उनको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं जो इसमें इम्पॉर्टेंट हो। सेकंड इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूली एडेड है। यहाँ पे बताया गया कि जो कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी जो हमारी एफआईआर की जो कॉपी होगी वो किसको दिया जाएगा, गिवन फोर्टविल, यानी तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा हमारे इन्फॉर्मेंट को और विक्टिम को। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेंट और विक्टिम दो अलग अलग वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो मेक श्योर कि ये आपको याद रहे, क्योंकि एग्ज़ाम में घुमा के पूछा जाता है कि इन्फॉर्मेंट को दिया जाएगा या विक्टिम को दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में से किसी को भी दिया जाएगा और लगाया गया, ठीक है। यहाँ पे दोनों में से किसी को भी दिया जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि विक्टिम जो होते हैं वो खुद नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनकी मतलब उनका स्टेट ही ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं या वो पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो इन्फॉर्मेशन मतलब उनके बिहाफ पे कोई भी इन्फॉर्म कर सकता है पुलिस स्टेशन में, तो वो इन्फॉर्मेंट होते हैं। और जो जिनको इंजरी होती है, जिनको एक्चुअली हार्म होता है, वो कौन होता है, विक्टिम्स होते हैं। तो ये सेक्शन सबसेक्शन नंबर 2 इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब सबसेक्शन नंबर 3 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये न्यूली एडेड है, और दूसरी बात इसमें कई प्रकार के मतलब टाइम पीरियड बताए गए हैं, तो इसलिए ये कंफ्यूजिंग भी है, तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मान लो कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस को, किसी भी पर्सन को, जिसका जो पनिशमेंट है वो 3 साल या 3 साल से अधिक हो पर 7 साल से कम हो। फॉर एग्जाम्पल मतलब 3 साल से 7 साल के बीच में अगर उसकी पनिशमेंट दी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में जो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होंगे वो विद द प्रायर परमिशन ऑफ द DSP, यानी रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके परमिशन के साथ कंसीडर करेंगे उस कॉग्निजेबल ऑफेंस का नेचर एंड ग्रेविटी, ठीक है। उसका नेचर एंड ग्रेविटी यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर किया जाएगा बाय द पुलिस ऑफिसर। पहला क्या बोला जा रहा है कि प्रोसीड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज, यानी यहाँ पे पहले तो 14 दिन तक यहाँ पे प्री इंक्वायरी यहाँ पे की जाएगी कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है ये सत्य है कि असत्य है, या कोई फेक कर रहा है, या कोई ईगो के नाम पे ही किसी को परेशान करने के लिए यहाँ पे एफआईआर लॉन्च किया है। तो ये हमारा ललिता कुमारी केस से आया है, ठीक है। ललिता कुमारी केस आई होप कि आपने पढ़ा होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको आप प्लीज़ एक बार मतलब पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छा केस है। तो ललिता कुमारी में ही बताया गया था कि मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी अरेस्ट कर लो। फॉर एग्जांपल क्रुएलिटी यानी 149A में क्या होता है कि जैसे हस्बैंड या उनके रिलेटिव के ऊपर केस होता था तो तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। तो अब ऐसा नहीं है, अगर ऐसे केसेस आते हैं तो सबसे पहले आपको 14 दिन के अंदर उनका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना पड़ेगा कि हाँ ये सत्य है या असत्य है। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको अरेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे बताया गया है कि एनी पर्सन एग्रीड बाय रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड सच इंफॉर्मेशन, यानी वही चीज़ की अगर कोई भी यहाँ पे एग्रीड पर्सन है जिनको कि पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने मना कर दिया है कि मैं तुम्हारा एफआईआर लॉन्च नहीं करूँगा, तो अब भाई पुलिस स्टेशन जो पुलिस ऑफिसर है उन्होंने मना कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि इनजस्टिस हो जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पे जो पावर दी गई है उस पर्सन को, उस अग्रीव्ड पर्सन को, वो क्या है कि आप अपने इन्फॉर्मेशन को रिटर्न में या बाई पोस्ट किसके पास भेज सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SI के पास भेज सकते हैं, ठीक है। पुलिस मतलब अगर आपको जो इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन है, अगर उसने आपकी नहीं सुनी तो आप सुपरिटेंडेंट के पास जाके अपना FIR लॉन्च करवा सकते हैं।
फिर आ गया डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल इधर इन्वेस्टिगेशन द केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट द। तो अगर सुपरिटेंडेंट को ऐसा सेटिस्फाई होता है कि हाँ यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो या तो खुद इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे या तो अपने किसी सब ऑर्डिनेट को यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे कि भाई ये केस है, इसको आप ऐसा ऐसा इन्वेस्टिगेशन करो। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 173 कंप्लीट। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है, तो आई होप कि आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद फिर आते हैं हमारा 174 बात करता है इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। तो ये नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बात कर रहा है, यानी अभी तक हमने देखा कि कॉग्निजेबल केस में कितना सारा यहाँ पे बताया गया है कि कॉग्निजेबल केस में ओरली हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, या उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी हो सकती है, अरेस्ट भी किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हमारा 174 में बताता है कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल केस का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है तो यहाँ पे कैसे प्रोसीडिंग्स होंगी। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो कोई भी अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है तो इसको पुलिस ऑफिसर को, यानी जो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होंगे, अगर उनको किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, shall enter or cause to be enter the substance of the information in the book to be kept by such officer। यानी वही चीज़ कि वो एंटर करेंगे अपने बुक में, जो पुलिस डायरी होती है, यहाँ पे सारे जो सब्सटेंसेस होंगे, सारे मटेरियल फैक्ट होंगे कि अगला इंसान क्या क्या बोल रहा है, ये सारी चीज़ें उनको अपने डायरी में लिखनी पड़ेगी और उसको मतलब संभाल के तो रखा ही जाता है, फिलहाल उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर फर्स्ट refer the informant to magistrate for investigation एंड सेकेंड यहाँ पे बताया गया है फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट टू ऑल सच केसेस फोर्टनाइटली टू द मजिस्ट्रेट। यानी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेंट होगा उसको मजिस्ट्रेट के सामने रिफ़र किया जाएगा कि भाई आप जाइए यहाँ पे आपकी क्या कहते हैं एफआईआर तो नहीं, भाई एफआईआर तो हमारा कॉग्निजेबल केस में वो होता है ना, लॉज होता है। एनसीआर में हमारा नॉन कॉग्निजेबल में हमारा एफआईआर लॉज नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने आके यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है तो आप जो पुलिस ऑफिसर होगा उसको अपनी डायरी में कैप्ट करेगा और रिफ़र करेगा उस इंसान को, उस इंफॉर्मेंट को कि आप मजिस्ट्रेट के सामने जाइए और जो भी डेली डायरी की जो भी रिपोर्ट होगी उसको 14 दिन की जो रिपोर्ट होगी उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। सेकंड यहाँ पे बात करता है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे बिना मतलब जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं किसी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब तक कि वो प्रायर परमिशन ना ले किसकी, मजिस्ट्रेट की। अब ये चीज़ें हमारी जो कॉग्निजेबल केस में था वो नहीं था। कॉग्निजेबल केस में क्या था कि इन्वेस्टिगेशन तुरंत यहाँ पे स्टार्ट की जा सकती है पुलिस ऑफिसर, यानी यहाँ पे मजिस्ट्रेट की परमिशन की इम्पोर्टेंस नहीं होती थी। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल है, पेटी केसेस है, किसी को ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पे मजिस्ट्रेट से जब तक यहाँ पे परमिशन नहीं ले जाती है तब तक पुलिस ऑफिसर को कोई पावर नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दें। ओके, तो 4 है यहाँ पे। अब ये 4 इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि वेयर अ केस रिलेट टू 2 और मोर ऑफेंसेस जिसमें एट लीस्ट 1 इज कॉग्निजेबल, तो ऐसा माना जाएगा कि वो पूरा जो केस है वो पूरा केस कॉग्निजेबल केस की तरह डील किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है और मतलब कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि, और ये आई थिंक इंटरव्यू तक पूछा जाता है जहाँ तक मैंने सुना है कि अगर मान लो एक साथ, भाई ऐसा तो है नहीं, चार्जेस बहुत सारे एक साथ लगते हैं, है ना। हमने देखे हैं कि हाउस ट्रेसपास भी लग जा रहा है, थेफ्ट भी लग जा रहा है, फायर भी लग जा रहा है यहाँ पे, तो कहीं कहीं रेप भी लग जा रहा है, मर्डर भी लग जा रहा है, तो कई सारे चार्जेस एक साथ लग सकते हैं, ऐसा हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बहुत सारे 2 या 2 से अधिक यहाँ पे केसेस हुए जिसमें से
कोई एक केस कॉग्निजेबल है, बाकी सारे नॉन कॉग्निजेबल है, यानी सारे पेटी केस है, लेकिन एक केस ऐसा हुआ जो कि यहाँ पे कॉग्निजेबल केस के अंडर में आता है, यानी हीनियस केस के अंडर में आता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या माना जाएगा कि वो जो पूरा सिनारियो है, वो पूरा सिनारियो कैसा होगा, कॉग्निजेबल केस के तरह ही यहाँ पे डील किया जाएगा और उसमें FIR लॉन्च की जाएगी। ये हो गया हमारा सेक्शन 174। अब आते हैं 175 जो बात करता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर, यानी हमने 173 में पढ़ा कि कॉग्निजेबल केस के लिए इंफॉर्मेशन कैसे लॉन्च की जाएगी, यानी FIR कैसे लॉन्च की जाएगी। अब उसका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कैसे होगा ये हमको जानना है 175 में। तो आई होप कि यहाँ तक आज कंप्लीट करते हैं। बाकी आगे आने वाले सेशन में मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द और जानना इसमें प्रोग्रेस हो, जल्द से जल्द हमारे BNSS कंप्लीट हो। एंड आई होप कि आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बी प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। और अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ ढेर सारा मतलब शेयर करिए, ढेर सारा लाइक करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए क्लासेस लाऊं, वरना वही है कि भाई अपना काम करो, फिर क्या ही मतलब इसमें टाइम देने का, है ना। तो आई होप कि आप समझ रहे हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बी प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।